नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 टीजीटी पीजीटी की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप सबका मैं बहुत आभारी हूं, आप सबके इतने अच्छे कमेंट के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्वालियर की बोली है बुंदेली है, ब्रजभाषा है, कनौजी है, खड़ी बोली है कि ये भी दोनों है। तो खड़ी बोली तो मेरठ सहारनपुर बिजनौर में बोली जाती है। ब्रजभाषा आगरा और मथुरा में बोली जाती है। आगरा और मथुरा में बोली जाती है। तो ग्वालियर की बोली बुंदेली है। झांसी, ग्वालियर, जालौन, यहाँ की बोली क्या है? बुंदेली है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो इसमें से बताना है, राजस्थानी हिंदी की उपभाषा नहीं है, कि पंजाबी नहीं है, कि बिहारी नहीं है, कि पहाड़ी नहीं है, कि उपयुक्त सभी नहीं है। फटाफट आंसर कीजिए। तो राजस्थानी बोली का सौरसेनी से इसका उद्भव हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी बोली का उद्भव हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से पंजाबी ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। और बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से हुआ है। मागधी अपभ्रंश से हुआ है। और पहाड़ी हिंदी का जन्म खस अपभ्रंश से हुआ है। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो सौरसेनी, ब्राचड़, मागधी, यह तो तीनों हिंदी की ही उपभाषा है, जबकि पहाड़ी हिंदी की उपभाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृतनिष्ठ भाषा को, कि ग्रामीण भाषा को, कि कृत्रिम भाषा को? ये कृत्रिम है। कृत्रिम भाषा को कि परिनिष्ठित भाषा को, या ये भी दोनों को? फटाफट आंसर कीजिए। तो टकसाल में क्या बनते हैं? सिक्के बनते हैं। और सिक्के क्या होते हैं? 100% शुद्ध होते हैं। तो 100% शुद्ध या परिनिष्ठित होते हैं। तो टकसाली भाषा किसे कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा को या खड़ी बोली हिंदी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ी बोली बोली हिंदी के किस उपभाषा के वर्ग के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी की, बिहारी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, कि कोई नहीं? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यह पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां आती हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं। बिहारी हिंदी की भी 3 बोलियां हैं। मगही, मैथिली और भोजपुरी। लिखने का स्पेस नहीं है। और पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। ब्रजभाषा, कनौजी, मालवी, यह सब पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का? पहला और दूसरा, तीसरा और पांचवा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा, या ये सभी? तो देखिए, वर्गीय व्यंजन क, ख, ग, घ और अंग, ये 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं। और काग्योमावसादेन स्पर्शा, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। 25 होती है। क से म तक के वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन के, देखिए, पहला, तीसरा और पांचवा,
ये क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। और दूसरा और चौथा क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। तो महाप्राण पूछा है, तो दूसरा और चौथा कहाँ है? दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और देखिए इसी में घोष अघोष पूछेगा, तो घोष पहला और दूसरा को घोष कहते हैं, 12 समझ लीजिए, 1 और 2 12, और तीसरा चौथा पाँचवा, तो 3 4 5 345, 345 समझ लीजिए, यह सघोष होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए अमू नहीं रे, अनुरूप है। अनुरूप में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, अव्ययीभाव है, द्विगु है, या ये सी दोनों है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। अनुरूप में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अनुधन रूप बराबर क्या होगा? अनुरूप। अनु क्या है? एक उपसर्ग है। अगर उपसर्ग हो या प्रथम पद अव्यय हो तो अव्ययी भाव समास होता है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, जैसे तिरंगा हो गया। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों की या विभक्तियों का लोप होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से वृद्धि का उदाहरण, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है। महत्तुक नहीं है, कि पवित्र नहीं है, कि लोकैषणा नहीं है, कि महेश्वर्य नहीं है, कि सभी नहीं है? तो देखिए गुण संधि में एक मात्रा लगता है, ए की मात्रा लगे या ओ की मात्रा लगे, और वृद्धि संधि में ऐ की मात्रा लगता है और औ की मात्रा लगता है, और औ की मात्रा लगता है वृद्धि संधि में। तो वृद्धि संधि में महाधन है, महौतुकम में वृद्धि संधि है, लोकैषणा में वृद्धि संधि है, महेश्वरी में वृद्धि संधि है। लेकिन पवित्र में पोधन इत्र पवित्र, अव आव आवह, अव आव आवह आता है, वहाँ पे क्या रहता है? पोधन इत्र पवित्र, पोधन इत्र। इसमें क्या है? इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें अयादि संधि है। अव आव आवह जैसे पवन हो गया, नयन हो गया, अक्सर अयादि संधि में 3 अक्षर होते हैं। पवन हो गया, नयन हो गया, पावन हो गया, यह सब अयादि संधि के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नि उपसर्ग लगा है? निरपराध में, कि निर्मम में, निबंध में, कि निशंक में, कि कोई नहीं? फटाफट इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निबंध एक मूल शब्द है। इसमें निबंध में निधन बंध, निधन बंध, निबंध में नि उपसर्ग लगा है, जबकि निर्मम में निर उपसर्ग लगा है, निरपराध में निर उपसर्ग लगा है, निशंक में निशंक लगा है, इसमें विसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्षत्रियाणी शब्द में प्रत्यय है, आनी है, कि नी है, कि ई है, कि ई है? क्षत्रियाणी, क्षत्रिय धन आनी, क्षत्रिय धन आनी, क्षत्रियाणी, क्षत्रिय धन आनी, क्षत्रियाणी। तो क्षत्रिय इसका मूल शब्द है। क्षत्रिय क्या है? एक जाति है, या वीर पुरुषों को क्षत्रिय कहा जाता है। तो क्षत्रिय धन आनी क्षत्रियाणी, क्षत्रिय धन आनी क्षत्रियाणी, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, कि बालकृष्ण भट्ट हैं, कि प्रसाद हैं, कि यज्ञ हैं, कि इनमें से कोई नहीं? तो प्रताप नारायण मिश्र का प्रसिद्ध पत्रिका कौन है? ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप है, हिंदी प्रदीप में ही इन्होंने कहा, एक मास बीतते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। जयशंकर प्रसाद की इंदु पत्रिका है,
तो बाला बोधनी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है, तो इसमें भारतेंदु को नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सुनीता किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार का है कि प्रेमचंद्र का है, इलाचंद जोशी का है कि अज्ञेय का है कि ये सभी का? फटाफट आंसर कीजिए। इसमें सुनीता उपन्यास किसका है? क्वेश्चन नंबर 11, तो सुनीता जैनेन्द्र जी का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। परख सुनीता प्रेमचंद्र जी का उपन्यास गबन गोदान है। इलाचंद्र जोशी का है जहाज का पक्षी। अज्ञेय का है इतने कितने नाव में कितनी बार। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंदूर की होली किसका नाटक है? सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल का है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का है कि जयशंकर प्रसाद का है कि जगदीश चंद्र माथुर का है? जगदीश चंद्र माथुर का है, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है सिंदूर की होली। जयशंकर प्रसाद के तो कई सारे नाटक हैं, चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वामी। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकायतन किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की है कि प्रसाद की है कि निराला की है कि महादेवी वर्मा का है कि ये भी दोनों की है? फटाफट आंसर कीजिए। लोकायतन किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लोकायतन सुमित्रानंद पंत की रचना है। और बताइए यह रचना किस पे आधारित है? तो गांधी जी के जीवन पर आधारित है। गांधी जी पर आधारित यह रचना है लोकायतन। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुनाहों का देवता किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार का है कि निर्मल वर्मा का है कि धर्मवीर भारती का है कि अज्ञेय का है? तो ठेले पर हिमालय, गुनाहों का देवता, यह धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथा है? किसकी रहेगा? इसकी नहीं रहेगा, किसकी रहेगा? किसकी आत्मकथा है? मनु भंडारी का है कि मुक्तिबोध का है कि हरिवंश राय बच्चन का है कि बच्चन सिंह का है, या ये भी दोनों का है? फटाफट आंसर कीजिए। तो 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है। इनका आत्मकथा 4 भागों में विभाजित है। नील का निर्माण, 10 द्वार से सोपान तक, यह इनका 4 प्रकार से इनका आत्मकथा विभाजित है। बसेरे से दूर, नील का निर्माण, 10 द्वार से तो सोपान तक, यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंकज शब्द है रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या विदेशी है, या इनमें से कोई नहीं? तो पंकज योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द है। देवताओं के नाम और पर्यायवाची शब्द, और क्या होता है? पर्यायवाची शब्द, यह क्या होते हैं? योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। और यौगिक के अंतर्गत 2 शब्द आते हैं जिनका अलग अलग अर्थ होता है। अरूढ़ शब्द वह होता है जिसके अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चातक का पर्यायवाची नहीं है। नहीं, सारन नहीं है कि पपीहा नहीं है कि वनप्रिय नहीं है कि स्वाति भक्त नहीं है कि सभी नहीं है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सारन, पपीहा, स्वाति भक्त, स्वाति बुध के लिए ही चातक तैयार रहता है, इंतजार करता है बारिश का। तब वनप्रिय नहीं है चातक का पर्यायवाची। तब वनप्रिय किसका पर्यायवाची है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा।
और सारन, पपिया, स्वाति भक्त यह चातक का पर्यायवाची है। वनप्रिय किसका पर्यायवाची है? मोर का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 18 है, घन का अर्थ नहीं है, नहीं पूछा है। घर नहीं है, बादल नहीं है, घना नहीं है कि बड़ा हथौड़ा, या ये भी दोनों नहीं है। फटाफट आंसर कीजिए। घन माने क्या होता है? बादल होता है। फटाफट आंसर कीजिए, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। घन का अर्थ घर नहीं होता है, घर का अर्थ गृह होता है, सदन होता है, सदन होता है, निकेतन होता है, लेकिन घर नहीं होता है। जबकि बादल, घना और बड़ा हथौड़ा यह घन का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तरणी यह छोटी ई का मात्रा है। तरणी और तरणी युग्म शब्द का सही अर्थ है। नाव सूर्य है कि सूर्य नाव है, कि युवती नाव है, कि सूर्य युवती है, या बी सी दोनों है। तो देखिए एक ट्रिक बता दे रहे हैं, कभी नहीं आपको भूलेगा तरणी और तरणी। कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया यह सवाल है। तो देखिए सूरज कितना छोटा होता है, इतना छोटा गोला होता है, और नाव कितनी बड़ी होती है। देखो तो नाव इतनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। ड्राइंग थोड़ा सूरज इतना छोटा होता है। तो देखिए तरणी, तरणी रहेगा तो सूर्य रहेगा। जब छोटा रहेगा सूर्य, छोटी ई का मात्रा, बड़ी ई का मात्रा लगेगा तो नाव रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जब देखिए छोटी ई का मात्रा रहेगा तो सूर्य हो जाएगा, बड़ी ई का मात्रा रहेगा तो नाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह संध्या समय गंगा के किनारे जाता है। वाक्य में कारक है, अपादान है, करण है, अधिकरण है, संप्रदान है कि कोई नहीं। कौन सा कारक इसमें मौजूद है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसमें वह संध्या के समय गंगा किनारे जाता है। तो गंगा किनारे क्या है? उसका आधार है। संध्या के समय ही वह गंगा किनारे जाता है, वही उद्गात आधारे अधिकरण। करण कारक वो होता है कि जो वस्तु साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वह करण कारक होता है। अपादान कारक अलगाव के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में, श्रेष्ठता दिखाने के अर्थ में, श्रेष्ठता दिखाने के अर्थ में, श्रेष्ठता दिखाने के अर्थ में, और तुलना के अर्थ में, और भित्यार्था नाम भय हेतु, भय के अर्थ में। अपादान कारक होता है संप्रदान, यह संप्रदान है। संप्रदान कारक वह होता है जहाँ कुछ देने के अर्थ में या किसी के निमित्त के अर्थ में संप्रदान कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, चौगुना किस प्रकार का विशेषण है? गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, समुदायवाचक है कि ये सी दोनों है? तो चौगुना क्या है? एक आवृत्तिवाचक है। क्या है चौगुना? एक आवृत्तिवाचक विशेषण है। गणनावाचक 1 2 3 4 हम करते हैं तो गणना करते हैं। क्रम कहते हैं, क्रम करते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो यह होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, माँ बच्चे को फल देती है में कौन सी क्रिया है? अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है, नाम धातु है कि कोई नहीं? तो माँ बच्चों को क्या देती है? फल देती है। क्रिया से पूछे क्या देती है? फल देती है। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा? फल पे पड़ा। तो फल क्या है? कर्म है, तो कर्म मौजूद है, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर नहीं, बच्चे माँ को फल देती है, माँ बच्चों को फल देती है, इसमें सकर्मक नहीं रहेगा, द्विकर्मक रहेगा। दो कर्म है, बच्चे माँ बच्चे को अब फल देती है, दो क्रिया हो रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, द्विकर्मक क्रिया है।
सकर्मक भी हो सकता है। अगर द्विकर्मक नहीं रहेगा तो सकर्मक क्रिया इसको माना जाएगा। तो द्विकर्मक है तो द्विकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, तुम घर जा सकते हो किस प्रकार का वाक्य है? विधिवाचक है कि आज्ञावाचक है कि इच्छावाचक है कि प्रश्नवाचक है कि सभी है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तुम घर जा सकते हो तो तुम एक कर्ता क्या कर रहा है? ये तुम घर जा सकते हो, तुम्हारा मध्यम पुरुष है, तुम घर साथ जा सकते हो। प्रथम पुरुष कह रहा है कि मध्यम पुरुष से कि तुम घर जा सकते हो, आज्ञा दे रहा है, तो आज्ञावाचक बात। क्वेश्चन नंबर 24 है, बालक धीरे धीरे टहलता है वाक्य में क्रिया है, वाक्य में क्रिया विशेषण है कि धीरे धीरे है कि बालक है कि टहलना है कि कोई नहीं है? तो धीरे धीरे है। और धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, वह पास हो चुका था किस काल का उदाहरण है? तो था, थे, थी किस में आता है? भूतकाल में आता है। था, थी तो सारे भूतकाल का ही भेद दिया गया है। तो सामान्य भूत है कि पूर्ण भूत है कि अपूर्ण भूत है कि आसन्न भूत है? तो क्रिया अभी सज्जू तुरंत समाप्त होती है तो उसमें आसन्न भूत होता है। अपूर्ण भूत है कि वह खा रहा था, तो यह मतलब क्रिया समाप्त नहीं होती है तो अपूर्ण भूत हो रहता है। अब वह खाता था, सामान्य भूत। लेकिन इसमें वह पास हो चुका था, मतलब क्रिया पूरी हो गई है, पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सबके इतने अच्छे अच्छे कमेंट से हम बहुत प्रेरित होते हैं ऐसे क्लास को लाने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।